ताप का मापन जो है एक यंत्र है और उस यंत्र को हम बोलते हैं थर्मामीटर या थर्मोमीटर। बोलो, समझ में आ रही बात? तो ताप को मापने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हें फीवर वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर के माध्यम से मापता है। ठीक है, देखा है ना सबने? ठीक है। तो ताप को कैसे मापता हो? थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा? थर्मामीटर के। और थर्मामीटर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं थर्मामीटर? तो पहला थर्मामीटर देखते हैं हम, जिसका नाम है द्रव तापमापी। द्रव तापमापी यानी कि लिक्विड थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? द्रव तापमापी या फिर लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं? द्रवों का ताप मापने में इसका प्रयोग करते हैं। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? तो द्रवों का ताप मापने में हम द्रव तापमापी का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? हम दो द्रव भर सकते हैं, पारा भी भर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम प्रयोग अल्कोहल का भी कर सकते हैं। ठीक है। पारे को हम Hg या इसको हम मरकरी भी कहते हैं, और अल्कोहल C2H5OH या इसको बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल। तो दो पदार्थों का प्रयोग हम द्रव तापमापी में करते हैं। ठीक है। और कब करते हैं? देखो, पारे का प्रयोग जो है, सबसे पहले पारे का जो गलनांक है, पारे का हिमांक बिंदु, तो ये कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस पर जो पारा है वो जम जाता है या जमता है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही? तो पारे का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। समझ में आ रही बात? इसका क्वथनांक कितना होता है? इसके क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये उबलता जो है वो कितने पर उबलता है? 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलता है। यहां तक समझ में आ रही? तो यदि हम द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग करते हैं तो पारे को हम क्या देखते हैं कि पारे का जो हिमांक बिंदु है या पारा जो जमता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और इसका क्वथनांक यानी कि पारा उबलता कितने पे है? 357 डिग्री सेल्सियस पर यह उबल जाता है। ठीक है। अगर हम द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग करते हैं, किसके? पारे का प्रयोग करते हैं, तो इसकी परास कितनी होती है? परास बोल दो या इंग्लिश में कहते हैं रेंज। इसकी रेंज कितनी होती है? तो -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक इसकी परास होती है। यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक इस द्रव तापमापी द्वारा हम ताप को माप सकते हैं, यदि हम पारे का इस्तेमाल करते हैं तो, है ना। और यदि हम अल्कोहल का प्रयोग करें तो, अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु वो कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस।
बोलो कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अल्कोहल का जो हिमांक बिंदु है कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम क्या करते हैं, द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, तो इसकी परास क्या होगी? परास कह दो या कह दो रेंज। तो इसकी रेंज कितनी होगी? -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसके द्वारा हम निम्न ताप को मापते हैं। ठीक है, कितने को मापते हैं? निम्न ताप को। यदि हम द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक ताप को माप सकते हैं। यानी कि निम्न ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो इस तापमापी को हम क्या कहते हैं? द्रव तापमापी कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? तो द्रव तापमापी या क्या तो लिक्विड थर्मोमीटर। तो इससे हम क्या करते हैं? द्रवों का ताप मापने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और किसका प्रयोग कर सकते हैं? पारे का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं। अल्कोहल की बात करें तो इसका हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है? जम जाता है। और इसका क्वथनांक बिंदु की बात करो 357 डिग्री सेल्सियस, या मरकरी या पारा जो है वो 357 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? यदि हम पारे का प्रयोग हम द्रव तापमापी में करते हैं तो क्या करेंगे हम? इसकी परास कितनी होगी? -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का ताप हम इस द्रव तापमापी से माप सकते हैं। ठीक है, और यदि हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो हमने देखा कि अल्कोहल का जो हिमांक बिंदु है कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। और इसकी परास कितनी होती है? रेंज कितनी होती है? इसके द्वारा यदि हम द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक का ताप इसके द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ रही है? चलो इसे एक बार देख लो, आगे शुरू करते हैं। आगे देखो, दूसरा तापमापी देखते हैं भाई। यहां तक समझ में आ रही है बात? दूसरे तापमापी को देखते हैं। दूसरा है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर, या इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहां तक समझ में आ रही बात? अब देखो आगे। तो जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इसी थर्मामीटर का प्रयोग तुम्हारे ज्वर मापने में करता है। अगर यदि तुम्हें बुखार हो जाता है, डॉक्टर के पास तुम गए तो वो क्या करता है? तुम्हें थर्मामीटर देता है, या तो कहेगा कि जीभ के नीचे रख लो, या फिर तुम्हारी जो आर्म पिट होती है, जिसको बगल बोलते हो हिंदी में तुम, उसके नीचे आप इसको लगा लेते हो और ये तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बता देता है ना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप मैंने बताया था तुम्हें कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि दो पैमानों में माप सकता है नहीं? 37 डिग्री सेल्सियस में माप सकता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। समझ में आ रही है बात? तो डॉक्टरी थर्मामीटर, क्योंकि हम इससे ज्वर मापते हैं। डॉक्टर किसको मापने में प्रयोग करता है? ज्वर, यानी कि शरीर का ताप, और ज्वर की माप करता है ना। तो ज्वर मापने में हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ज्वर तापमापी भी क्या करते हैं? कहते हैं। या इसको हम, क्योंकि इसका प्रयोग कौन करता है? डॉक्टर, इसलिए हम इसको डॉक्टर थर्मामीटर भी कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही?
आगे चलो। और ये क्या होता है? निम्न ताप मापता है, यानी कि ये 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर थर्मामीटर क्या निम्न ताप को मापता है। कितना माप सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक का ताप केवल माप सकता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, तो इसकी परास कितनी होती है, या इसकी रेंज कह दो, रेंज। तो इसकी रेंज कितनी होती है डॉक्टरी थर्मामीटर की? 35 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ये माप सकता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के ताप को ही ये माप सकता है। तो बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखो, इसको एक बार देख लो। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर समझ गए। इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? ज्वर मापने में, बुखार को मापने में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम ज्वर तापमापी कहते हैं। और डॉक्टर इसका प्रयोग करता है तो इसको डॉक्टर थर्मामीटर भी कहते हैं। ये निम्न ताप को मापता है। ठीक है, कितनी रेंज होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ताप माप सकता है। आगे देखो, गैस तापमापी। तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा गैस तापमापी, या कह दो गैस थर्मोमीटर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? गैसों का ताप मापने में इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें दो पदार्थ भरे जा सकते हैं, हाइड्रोजन यानी कि H2, और दूसरा है नाइट्रोजन। समझ में आ रही बात? तो गैस तापमापी में हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हमने इस तापमापी में किया है हाइड्रोजन का प्रयोग, इसका प्रयोग क्या है? हाइड्रोजन। यदि हम इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं तो इसकी परास कितनी होती है? 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसके द्वारा हम केवल 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? और यदि हम इसमें प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का, प्रयोग करते हैं तो इससे हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकते हैं। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो गैस तापमापी क्या होता है? ये गैसों का ताप मापने में प्रयोग किया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का हम प्रयोग करते हैं। यदि गैस तापमापी में हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकता है, और यदि नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात? चलो इसको भी देख लो एक बार। ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर। देखो इसकी परास कितनी होती है भाई? इसकी परास की बात करें या रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है? -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके द्वारा जो है ताप युग्म तापमापी या थर्मोकपल थर्मोमीटर के द्वारा जो है हम कितना -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। ठीक है, और ये किस पर काम करता है? ये सीबेक प्रभाव पर काम करता है।
सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। तो ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। बोले सीबेक प्रभाव पर काम करता है। और सीबेक प्रभाव क्या है? ये देखो, सीबेक प्रभाव ये क्या होता है भाई? देखो, यदि हम दो धातु के क्या लें, दो अलग अलग धातु के क्या लें, तार लें, और इन तारों की क्या करें, इन तारों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। मान लो ये हमने तार आपस में जोड़ दिए हैं, ठीक है। और यदि हम इन दोनों तारों को अलग अलग तापमान पर रखें, ठीक है, अलग अलग ताप पर रखें, इन तारों को हम क्या करें, अलग अलग ताप पर रखें, तो इनसे क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगी, तो इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। समझ में आ रही? और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही? और जो इससे विद्युत धारा को हम ताप विद्युत धारा कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है? तो ताप युग्म तापमापी क्या है, इसकी परास कितनी होती है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। और ये किस पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। और सीबेक प्रभाव क्या होता है? दो हम अलग अलग धातुओं के तार ले लें और उनको आपस में क्या करें, संयोजित कर दें, और दोनों तारों को अलग अलग ताप पर रखें, तो उनसे क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम ताप विद्युत धारा कहते हैं। और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही बात? चलो आगे देखो, इसे देख लो एक बार। इसके बाद है हमारा पांचवा, हमारा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध ताप, प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का तार लेते हैं, और प्लेटिनम का तार क्या करते हैं, हम इसका धीरे धीरे ताप बढ़ाते हैं। धीरे धीरे जब हम इसका ताप बढ़ाते हैं तो प्लेटिनम का जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होता है, इसके ताप के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम प्लेटिनम को क्या करें, प्लेटिनम के तार को हम ताप क्या करें, बढ़ाएं, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही? और इसी गुण के कारण, इस प्लेटिनम के इसी गुण के कारण हम किसका निर्माण करते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का निर्माण, तापमापी का निर्माण करते हैं। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। और ये किस पर कार्य करता है, ये कार्य कर प्रतिरोध ताप गुणांक पर, प्रतिरोध ताप गुणांक के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में क्या करते हैं, हम प्लेटिनम तार लेते हैं, और प्लेटिनम तार में तुम देखते हो कि प्लेटिनम तार को जब हम ताप देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में क्या होती रहती है, वृद्धि। और वृद्धि होगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे प्लेटिनम के
को हम ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में धीरे धीरे वृद्धि होती है, उसी प्रकार प्रतिरोध भी इसका धीरे धीरे समान दर से बढ़ता रहता है। और इसके इसी गुण का प्रयोग करते हैं हम प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग, सॉरी इसको बनाते हैं ना। और ये किस पर कार्य करता है? प्रतिरोध ताप गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी परास कितनी होती है? देखो इसकी परास कितनी होती है, परास कह दो या रेंज, तो इसकी रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी रेंज कितनी होती है? 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में हम प्लेटिनम लेते हैं और प्लेटिनम का यदि हम ताप बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और इसी गुण को लेकर हम प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का निर्माण करते हैं। और ये किस पर कार्य करता है? प्रतिरोध ताप गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी परास कितनी होती है? इसकी परास होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? चलो अगला देखो। नेक्स्ट तापमापी है तुम्हारा जिसको हम बोल पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी। अगला है तुम्हारा पूर्ण विकिरण तापमापी, या इसको बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पायरोमीटर, या इसको पायरोमीटर भी बोलते हैं। तो इस तापमापी से ताप मापने के लिए यह वस्तु के सीधे संपर्क में नहीं लाया जाता। ठीक है। और इसके द्वारा जो है उच्च ताप मापने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग, और इसके द्वारा जो है 800 डिग्री सेल्सियस या अधिक ताप को मापा जा सकता है, बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा हम क्या करते हैं? इसको पायरोमीटर भी बोलते हैं। और इसके द्वारा हम उच्च ताप मापने में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और कितना ताप माप सकते हैं? 800 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक यदि हमें ताप मापना है तो हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, या फिर पूर्ण विकिरण थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही? जैसे कि तुम्हारा सूर्य का ताप यदि हमें मापना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ये देखो कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही ताप क्यों मापता है? क्योंकि ये क्या मापता है? विकिरण। तो जिनका ताप 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जिन स्रोतों का ताप क्या होता है? जिन स्रोतों का ताप 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है वही क्या करती हैं? वही वस्तुएं क्या करती हैं? विकिरण उत्सर्जित करती हैं। वो क्या करती हैं? वस्तुएं विकिरण उत्सर्जित करती हैं। और जो वस्तुएं विकिरण उत्सर्जित करती हैं उनका ताप हम पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। सही है? समझ में आ रही है? तो सूर्य का जो प्रकाश है उसके ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो विकिरण कौन उत्पन्न कर सकती हैं? जिनका ताप 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव हो सकता है? ताप का संबंध किससे है? ताप का प्रभाव, ताप का संबंध किससे है? ऊष्मा से। यानी ऊष्मा बढ़ेगी तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ऊष्मा घटेगी तो ताप क्या होगा? ताप क्या होगा? घटेगा। यानी ताप किस पर निर्भर करता है? ऊष्मा पर। समझ में आ रही बात? देखो सबसे पहला प्रभाव देखते हैं। यदि किसी वस्तु
का हम ताप क्या करें, बढ़ाएं, तो वस्तु की ऊष्मा कह दो या ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उसके ताप में या ऊष्मा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहां तक समझ में आ रही। आगे देखो, तो यदि हम वस्तु की ऊष्मा बढ़ाएं तो उसके ताप में वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि होगी तो वस्तु के ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला देखो, दूसरा देखो, यदि हम वस्तु का ताप बढ़ाएं तो उसके आयतन में भी क्या हो जाती है, आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि वस्तु का ताप बढ़ाने पर आयतन में क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। यहां तक समझ में आ रही बात। तीसरा देखो, ताप बढ़ाने से क्या होता है भाई, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि ठोस द्रव में बदल सकता है और द्रव गैस में बदल सकता है। यहां तक समझ में आ रही है। और देखो, यदि हम ताप को बढ़ाएं तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम ताप को बढ़ाएं तो वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और देखो, यदि हम चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, यदि हम चालक तारों का ताप बढ़ाएं तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बार फिर देखो दोबारा, तो ताप का प्रभाव क्या हो सकता है, ताप का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, ऊष्मा पर। यदि तुम किसी वस्तु की ऊष्मा को बढ़ाओगे तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी वस्तु की ऊष्मा को तुम घटाओगे तो ताप क्या होगा, यहां तक समझ में आ रही। तो यानी कि ताप किस पर निर्भर करता है, ऊष्मा पर निर्भर करता है। अब बात करें हम वस्तुओं की, तो वस्तु का यदि हम ताप बढ़ाएं तो इसका मतलब उसकी ऊष्मा क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वस्तु का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा, यदि हम वस्तु का ताप बढ़ाएं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि उसका आयतन में प्रसार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो धातु, यदि हम धातु को गर्म करें या इसका ताप बढ़ाएं, इसकी हीट बढ़ाएं तो इसके आयतन में क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। तीसरा देखो, यदि हम किसी वस्तु को क्या दें, ताप दें, तो उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन। उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ठोस है तो ताप देने से वो द्रव में बदल सकती है, ताप बढ़ाने से क्या हो सकती है, द्रव में बदल सकती है। द्रव है तो ताप और बढ़ाने पर क्या हो सकती है, गैस में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि वस्तु की अवस्थाओं में क्या हो सकता है, परिवर्तन। ठीक है, आगे देखो, यदि हम ताप को बढ़ाएं, किसका, चालक तार, यदि हम चालक तार के ताप को बढ़ाएं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, यदि हम ताप बढ़ा रहे हैं इसका, चालक तार का, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला देखो, यदि हम अर्धचालकों का ताप क्या हो, बढ़ाएं, अर्धचालकों का क्या बढ़ा दें, अर्धचालक इसका हम ताप क्या कर दें, बढ़ा दें, तो इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनका प्रतिरोध घट जाएगा। समझ में आ रही है। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है, ये सारे ऊष्मा के प्रभाव हैं या फिर ताप के प्रभाव हैं। ताप का प्रभाव, ऊष्मा बढ़ेगी तो ताप भी बढ़ेगा, ऊष्मा घटेगी तो ताप भी घटेगा। यानी कि ताप किस पर निर्भर करता है, ऊष्मा पर। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है ताप का वस्तुओं पर। अगर वस्तु को हम ताप देते हैं यानी ऊष्मा देते हैं
तो उसके ताप में वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि होगी तो वस्तुओं के ताप में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और यदि हम वस्तुओं का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसके आयतन में प्रसार हो जाएगा, यानी कि उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। और यदि हम वस्तु का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसके अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन। उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ठोस द्रव में बदल सकता है और द्रव गैस में। तो ये क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यदि हम चालक तार लें और चालक तार का हमने ताप बढ़ा रहे हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि हम अर्धचालक लें और अर्धचालक का ताप बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इतना समझ गए। चलो, तो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जो तुम्हें मुझे बताना है। -90, ये पहला प्रश्न है आपके लिए। 90 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा, ये तुम्हें मुझे बताना है। और केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा। ठीक है, तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा। और एक और क्वेश्चन बताना है तुम्हें, यदि मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने में इसका मान क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए जो तुम्हें कमेंट्स करके भी बताने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी।